उस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बजे थे। हम लोग हल्के फुल्के खाने से फारिग हो चुके थे जब इलियट घड़ी देखकर अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ड्रैगी मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरे करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोली, विस्तोनिया, तुम्हारी इन स्याह आंखों में न जाने क्या कुव्वत पोशीदा है कि मेरा जहन मसहूर होता जा रहा है। मैंने कहा, ड्रैगी, मैं इस कुर्बत के अंजाम से खौफजदा हूँ। वो भवें चढ़ाते हुए बोली, अंजाम? मैंने कहा, हाँ। तुम अगर ज्यादा गहराइयों तक मेरे वजूद में उतर गईं तो फिर मेरा क्या होगा? बोली, मैं तुम्हारे वजूद की गहराइयों में रहकर तुम्हें संभाले रखूंगी। वैसे अपने बारे में तुमने मजीद कुछ नहीं बताया। स्पेन में तुम्हारे अहले खानदान तो होंगे? मैंने कहा, हाँ, पूरा खानदान है। बोली, शादीशुदा हो? मैंने कहा, नहीं, जिंदगी के इस पहलू से अभी ना आशना हूँ। मैं अभी इस तहकीक में इस कदर खोया हुआ था कि जिंदगी में कभी किसी और शय के बारे में सोचने का मौका ही न मिला। बोली, तो फिर अपनी तहकीक के तमाम रास्ते मेरी समत मोड़ दो, मुझ पर गौर करो, मुझे समझो। क्या रखा है जड़ी बूटियों की रिसर्च में? तुम दुनिया को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो और दुनिया इसके जवाब में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? यकीन करो विस्तोनिया, मोहब्बत एक ऐसा अजीम जज्बा है जिसे पाने के बाद इंसान दुनिया की वुसअतों को पा लेता है। हम अगर एक दूसरे के करीब आ जाएं और हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना लें तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हें अपनी जिंदगी की तमाम मेहनतों का समर मिल गया है। और यकीन करो, मैं भी तुम्हारे बारे में इसी अंदाज में सोचती हूँ। हम यकजा रहेंगे। जो कुछ मैं कर रही हूँ वो दायमी नहीं है बल्कि आर्जी है। हम अपने इस मिशन से फारिग हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगी। मैंने पूछा, कहाँ? वो मुस्कुरा कर बोली, अपने वतन। मैंने पूछा, तुमने अपने वतन के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बता दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगी, जल्दी क्या है। चालाक लोमड़ी इस बात पर बहुत नाजा और मसरूर नजर आती थी कि मुझे अपने दाम में गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। मैं दिल ही दिल में उस पर हंस रहा था। इलियट तकरीबन आधे घंटे के बाद वापस आया। उसने वापस आकर कहा, ड्रैगी, क्या तुमने अपने दोस्त को तैयार कर लिया है? वो चौंक कर बोली, ओ सॉरी इलियट, इस मौजू पर तो बात ही नहीं हुई। इलियट ने कहा, कमाल है, हालांकि तुम्हें मिस्टर विस्तोनिया को बता देना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या बात है? इलियट ने कहा, कुछ नहीं मिस्टर विस्तोनिया, अब हम अपनी इस ऐशगाह को छोड़ रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? इलियट ने पुरस्कार अंदाज में कहा, आओ तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं उन दोनों के साथ उस तिलिस्म कदे से बाहर आ गया। दरवाजे के एन सामने एक बड़े से ट्रक को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे उस ट्रक के आने की कोई खबर नहीं हो सकी थी। ट्रक के पास 2 अफराद खड़े हुए थे। इलियट मुझे लेकर उनके पास पहुंच गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगा, हमें इस ट्रक पर सफर करना है। तुम्हें लैंड रोवर यहाँ छोड़ते हुए कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन वो महफूज तो रहेगी। इलियट ने कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ तमाम सामान महफूज है। तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि इस जगह के बारे में कोई नहीं जान सकता। मैंने ट्रक को गौर से देखते हुए कहा, ठीक है। आम किस्म के इस्तेमाल का ट्रक था जिस पर ऊपर तक सब्जियां लदी हुई थीं। वो दोनों आदमी जो उस ट्रक के करीब खड़े हुए थे तारीकी की वजह से पहचाने नहीं जा रहे थे। इलियट ने कहा, हमारा ये सफर जरा मुख्तलिफ अंदाज में होगा विस्तोनिया। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इलियट बोला, अभी समझा देता हूँ, और ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने ट्रक की बॉडी के बगली हिस्से को टटोलकर उसे खोल दिया और एक तख्ता सा नीचे लटक गया। फिर उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और मेरी तरफ रुख करके बोला, आओ देखो हमारी ये सफरगाह कैसी है। मैंने मुतहज्जराना अंदाज में टॉर्च की रोशनी में अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ट्रक की बॉडी दोहरी थी, यानी सबसे ऊपर के हिस्से में सब्जियां लदी हुई थीं और ये छोटा सा खला निचले हिस्से में था। अगर कोई ट्रक में दाखिल होकर उन सब्जियों को हटाकर उसकी तलाशी लेता तो उसे ये एहसास भी ना होता कि इस जमीन के नीचे एक और छोटा सा खला भी है। उस खला में 8-10 आदमी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा अफराद इत्मीनान से लेट सकते थे और दूसरों की निगाह से पोशीदा रह सकते थे। अंदर उम्दा किस्म का कालीन बिछा हुआ था जिससे अंदाजा होता था कि ये ट्रक इस मकसद के लिए उमूमन इस्तेमाल किया जाता होगा। मैंने पूछा, हमें इस खला में लेट कर सफर करना होगा? इलियट बोला, यकीनन, लेकिन तुम्हें जरा भी घुटन का एहसास नहीं होगा क्योंकि इस खला में ऐसी जगह रखी गई है जहां से हवा अंदर आ सके और मेरा ख्याल है अब हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। उसने सबसे पहले ड्रैगी को सहारा देकर अंदर दाखिल कर दिया। उसके बाद मैं और फिर वो खुद भी उस खला में अंदर आ गया। उसके बाद बाहर मौजूद लोगों ने तख्ते को लगाकर वो जगह बराबर कर दी और अंदर से उसमें चिटखनियां लगा दी। चंद लम्हों के बाद ट्रक स्टार्ट हुआ और जोरदार आवाज के साथ आगे की समत बढ़ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब वो पगडंडी के रास्ते बंगाना की जानिब सफर करेगा। सफर शुरू हो गया था। मेरा जहन मुसलसल सोच में मसरूफ था। जाहिर है इस तरह बंगाना में दाखिल होने वाले लाइन ऑफ क्रूजल के मुहाफिज नहीं हो सकते थे।
और यकीनन उनका ताल्लुक उन फैक्ट्रियों के दुश्मनों से था। रास्ता नाहमवार था, इसलिए झटके लग रहे थे और बार बार हमें लुढ़कने से बचने के लिए ट्रक की बॉडी को पकड़ना पड़ता। फिर जब ट्रक चढ़ाई चढ़ने लगा तो ड्रैगी लुढ़कनियां खाते हुए मेरे ऊपर आ पड़ी और उसने मजबूती से मुझे जकड़ लिया। झटकों के सबब इधर उधर लुढ़कना तो मुमकिन था, लेकिन ड्रैगी की ये हरकत दानिस्ता थी। मैंने आहिस्तगी से उसे एक तरफ हटा दिया। वो कह कहा लगाकर हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, ये सफर भी तुम्हारी जिंदगी का यादगार सफर रहेगा वेस्तोनिया। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ट्रक का सफर मुसलसल जारी रहा। थोड़ी देर के बाद वो एक ढलान पर पहुंच गया। यहाँ भी लुढ़कने की वही कैफियत थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने मुझे अपने साथ रखने का खतरा क्यों मोल लिया। हालांकि इसकी बजाय कुछ और होना चाहिए था। किसी अजनबी आदमी को अपने राज में शरीक करना किसी तौर मुनासिब नहीं था। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पाकर उस लैंड रोवर को अपने कब्जे में कर सकते थे ताकि अपने ठिकाने तक पहुंच सकें। मुमकिन है वहां उन्होंने सोचा हो कि मैं उनके लिए बेजरर हूं, इसलिए उन्होंने अपने साथ एक आदमी का इजाफा मुनासिब समझा हो। बहरहाल जो भी सूरत रही हो, मुझे अब इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वो मुझसे कितने मुखलिस थे। मुझे ये इत्मीनान हासिल हो गया था कि मैं सही समत में आगे बढ़ रहा हूँ। अब आइंदा जो भी हालात पेश आए उनसे निपटने के लिए मैं पूरी तरह तैयार था। उस ट्रक की आमद भी इब्तिदा में मेरे लिए हैरान कुन रही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इस पनाहगाह में यकीनन बंगाना से राब्ते का कोई इंतजाम जरूर होगा। जिस वक्त ड्रैगी मुझे उस जगह की सैर कराने ले गई थी, उस वक्त इलियट ने बंगाना में किसी को पैगाम भेजा होगा और ये ट्रक तलब कर लिया होगा। रात गहरी तारीख थी जब ट्रक अपना सफर तय करके आबादी तक पहुंच गया। बंगाना में दाखिल होने के बाद बैरूनी मुहाफिजों से उन्हें क्या गुफ्तगू करना पड़ी, इसका मुझे अंदाजा नहीं हो सका था। लेकिन चंद ही मिनट के बाद ट्रक आबादी में दाखिल हो गया और फिर मुख्तलिफ मोड़ काटता हुआ बिलाखिर एक जगह रुक गया, जहां बहुत सी आवाजें उभरने लगी थीं, जिससे ये अंदाजा होता था कि ट्रक उस जगह है जहां उसे ये सब्जी सप्लाई करनी है। जहां हम लोगों ने दम साध लिया था। ड्रैगी ने खास तौर पर मेरे कान में कहा था कि मैं अपने आप को बिल्कुल मुस्तैद रखूं, क्योंकि अब ट्रक से सब्जी उतारी जाएगी और इस दौरान हमें यहीं पर खामोश रहना पड़ेगा। ऊपर बहुत सी आवाजें उभरने लगीं। लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गालिबन ये खलासी थे जो ट्रक से सब्जी उतार रहे थे। इस काम में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया। इस दौरान हम लोग इत्मीनान से लेटे रहे। आखिर ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ और इलियट ने गहरा सांस लिया। बोला, बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े पर कोई आसाबी तहरीक बहुत मुश्किलात पैदा कर देती है। शुक्र है कि हम इस मरहले से निकल आए। अब तुम्हें 2-4 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। इलियट का कहना दुरुस्त साबित हुआ। थोड़ी देर के बाद ट्रक फिर एक जगह रुक गया और बाहर मौजूद लोगों ने वो पट्टी खोल दी जो हमारे बाहर आने के रास्ते में रुकावट थी। ये एक वसीउ अरीज इमारत थी जिसके बैरूनी हिस्से में गहरी तारीकी फैली हुई थी। अंदर किसी गोशे में मध्यम सी रोशनी की रमक नजर आ रही थी। मैं इलियट और ड्रैगी के साथ नीचे उतर आया। फिर हम लोग दोस्ताना अंदाज में आगे बढ़कर इमारत के सदर दरवाजे में अंदर दाखिल हो गए। मैं बड़े तजस्सुस का शिकार था। ट्रक के एक हिस्से पर मैंने फाइन फूड्स लिखा हुआ देख लिया था, जिससे ये अंदाजा होता था कि उस ट्रक का ताल्लुक किसी इदारे या कंपनी से है जो यहाँ सब्जियां वगैरह सप्लाई करती है। फाइन फूड्स के इस नाम को मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया था। इमारत अंदर से काफी कुशादा थी। तर्ज तामीर भी खूबसूरत था। वो लोग मुझे लिए हुए एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। ड्रैगी ने हंसते हुए कहा, यह है हमारी मंजिल वेस्तोनिया। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैंने कोई जवाब न दिया, हालांकि बहुत से सवालात जहन में उभरे थे। ड्रैगी कुछ देर तक सोचती रही, फिर इलियट की तरफ रुख करके बोली, इलियट, तुम रुकोगे या जाना पसंद करोगे? वो बोला, ड्रैगी, मुझे तो बस इजाजत ही दो। मेरा ख्याल है वक्त जाया किए बगैर उन लोगों को मैं अपनी रिपोर्ट दे दूं। ड्रैगी ने कहा, ठीक है, मैं अभी तो वेस्तोनिया के साथ हूँ, सुबह को डिपार्टमेंट से राब्ता कायम कर लूंगी। इलियट ने कहा, ओके, अच्छा वेस्तोनिया, खुदा हाफिज। अब मुलाकात कल दिन ही में होगी। ड्रैगी मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं ड्रैगी, बस जरा उलझन का शिकार हूँ। जहन में कुछ सवालात गर्दिश कर रहे हैं। बोली, ओह, मसलन क्या सवालात हैं? मुझे बताना पसंद करोगे? मैंने कहा, तुम खुद भी उसका अंदाजा कर सकती हो ड्रैगी। मैं जिस दुनिया का आदमी हूँ उसमें इस किस्म के वाक़यात से मुझे कभी साबिका नहीं पड़ा। उसके होंठों पर एक शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, डियर वेस्तोनिया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं किसी भी तौर तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं करूंगी। जो कुछ तुम चाहोगे उसमें तुमसे ताउन करूंगी। एक मेहमान की हैसियत से ही कुछ वक्त यहाँ गुजार लो, उसके बाद अगर तुम जाना भी चाहो तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी, फिर एकदम हंस पड़ी।
बोली मगर ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब तुम मेरे साथ रहना पसंद न करो। उसके अलावा अगर तुम्हारे जहन में कोई सवाल है तो मुझसे इस बारे में गुफ्तगू कर सकते हो। मैंने कहा बस कुछ अजीब सी बातें हैं ड्रैगी। मसलन अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि जब तुम लाइन ऑफ क्रूजल के मुहाफिजों में से हो तो फिर तुम्हें इस तरह चोरी छुपे ट्रक के निचले हिस्से में सफर करके यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी असली हैसियत में भी यहाँ आ सकती थी। वो बोली दरअसल लाइन ऑफ क्रूजल के सिलसिले में अरबों को अजीबोगरीब परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये बात तो अब यकीनी हो गई है कि लाइन ऑफ क्रूजल के दुश्मन उसके खिलाफ जबरदस्त सरगर्मियों में मसरूफ हैं। तुम्हें यकीनन इसका इल्म नहीं होगा चूंकि तुम इन मामलात से कोई वास्ता नहीं रखते, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ कुछ फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया गया है और इस बात का खदशा है कि मजीद फैक्ट्रियों के लिए कोई न कोई कार्रवाई की जा रही होगी। चुनाचे हम लोग आम निगाहों से बिल्कुल महफूज रह कर काम करते हैं ताकि लाइन ऑफ क्रूजल के दुश्मन हमारी ताक में भी हों तो हमारे चेहरे उनकी नजरों में ना सकें। किसी जगह के बारे में फैसला कुन तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती कि वहाँ कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। लाइन ऑफ क्रूजल को तबाह करने का बीड़ा उठाकर यहाँ दाखिल होने वाले इतनी चालाकियों के साथ अपना काम कर रहे हैं कि अभी तक अरबों को उनकी हकीकत नहीं मालूम हो सकी। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? वो बोली अरबों के दुश्मन, उनके मफादात पर ज़रबे लगाने के ख्वाहिशमंद ताकि अरब कोई मजबूत ताकत ना हासिल कर सके। मैंने पूछा क्या इसराइली हैं? बोली हाँ इसराइली भी, उसके अलावा वो लोग भी जो इसराइली मफादात से दिलचस्पी रखते हैं। मेरा ख्याल है तुम इन ख्यालात को जहन से झटक कर अब सोने की कोशिश करो, कल दिन में भी आराम से सोते रहना, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है ड्रैगी। दरअसल ट्रक में जिस अंदाज में सफर किया है उससे बदन बहुत थकन महसूस कर रहा है, वाकई मुझे आराम की जरूरत है। वो बोली बिल्कुल फिक्र मत करो, आराम से सो जाओ, और फिर मुझसे रुखसत होकर बाहर निकल गई। ड्रैगी से मैंने जो गुफ्तगू की थी वो मेरे लिए खासी अहम थी। इस गुफ्तगू का तज्जिया करके मैं उन लोगों के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन हैं और यहाँ उनके मकासद और जिम्मेदारियां क्या हैं। मुझे उम्मीद हो चली थी कि अब मैं बहुत जल्द स्टीफन ब्राकोडा के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। देर तक मैं ख्यालात में डूबा रहा, फिर न जाने कब नींद की नर्म और पुरसकून आगोश ने मुझे अपने हल्के में ले लिया। दूसरे दिन तकरीबन 11 बजे ही जगा था। मुल्हिका गुस्ल खाने में गुस्ल किया और वही लिबास पहन लिया जो पहले से पहने हुए था। वहां से आते हुए मैं लैंड रोवर से अपना सामान भी नहीं ला सका था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक मुलाजिमा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके पास मेरे लिए लिबास मौजूद था। बोली सर अगर आपने गुस्ल नहीं किया तो ये लिबास, मगर मेरा ख्याल है आप गुस्ल कर चुके हैं। मैंने कहा हाँ, मगर ये लिबास कहाँ से आया? बोली मैडम ड्रैगी ने भेजा है आपके लिए। मैंने कहा शुक्रिया, इसे यहाँ रख दो। उसने पूछा नाश्ता ले आऊं सर? मैंने कहा क्या ड्रैगी नाश्ता कर चुकी है? वो बोली हाँ मैडम तो बहुत पहले से जा चुकी हैं। मैंने कहा और मिस्टर इलियट? बोली वो भी नहीं है, लेकिन मैडम कह गई हैं कि दोपहर के खाने पर आपके साथ शरीक होंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम नाश्ते का बंदोबस्त करो। थोड़ी ही देर के बाद लड़की ने मेरे सामने नाश्ता ला कर रख दिया। मैंने उसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। जी? मैंने कहा मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। वो बोली मेरा नाम कॉर्नेल है। मैंने कहा मिस कॉर्नेल, इस इमारत के बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं? बोली क्या पूछना चाहते हैं सर आप? मैंने कहा मेरा मतलब है कि ये इमारत बंगाना के कौन से हिस्से में वाक़ है और क्या हैसियत रखती है। शायद ड्रैगी ने तुमको ये बात बताई हो कि मैं जिंदगी में पहली बार बंगाना आया हूँ और यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बोली ये बंगाना की एक सरकारी इमारत है और यहाँ मिस्टर अदील कुआरी रहते हैं। मैंने पूछा ये कौन साहब हैं? बोली मिस्टर अदील कुआरी लाइन ऑफ क्रूजल की बंगाना फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैडम ड्रैगी का मिस्टर अदील कुआरी से क्या ताल्लुक है? कॉर्नील ने मुस्कुराते हुए कहा वही जो बाप का बेटी से होता है। मैंने कहा खूब, क्या मिस्टर अदील कुआरी यहाँ मौजूद हैं? वो बोली नहीं, वो यहाँ बहुत कम आते हैं, बस कभी कभी फुर्सत के औकात में आ जाते हैं, वरना उनकी रिहाइश गाह फैक्ट्री में ही है। मैंने कहा ठीक है, और उनकी बेगम, मेरा मतलब है मैडम कुआरी? वो बोली नहीं, उनका कोई वजूद नहीं, वो शायद मर चुकी हैं। मैंने कहा और तुम कॉर्नेल, मेरा मतलब है तुम्हारी क्या हैसियत है? वो आहिस्ता से सर झुकाकर बोली मैं मुलाजिमा हूँ, एक मामूली सी मुलाजिमा। मैंने पूछा तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? लड़की ने जवाब दिया मैं भी कैनेडियन हूँ। इस जवाब में लफ्ज भी बहुत गौर तलब था, लेकिन मैंने कॉर्नेल से इस सिलसिले में कोई सवाल न किया। इसका मतलब था कि मिस्टर अदील कुआरी कनाडा से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये नाम कैनेडियन तो नहीं था। मैंने इस पॉइंट को अपने जहन में महफूज कर लिया। एक और सवाल भी मेरे जहन में आया। अदील कुआरी जैसा कि नाम से जाहिर होता था कैनेडियन नहीं था, लेकिन उसकी बेटी का नाम ड्रैगी था, खालिस मगरबी नाम। इससे क्या मुराद हो सकती थी सिवाय इसके कि ड्रैगी अदील कुआरी की बेटी नहीं थी?
और हो भी नहीं सकती थी। ये तमाम लोग, अदील कुआरी, दफतन मेरे जहन में एक छन्नाका सा हुआ। कॉर्नेल जा चुकी थी। अब मैं काफी पुरजोश हो गया था। अदील कुआरी लाइन ऑफ क्रूजल की असलहा फैक्ट्री का चीफ इंजीनियर, ड्रैगी उसकी बेटी और इलियट। ओह खतरनाक, बेहद खतरनाक। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। बंगाना फैक्ट्री खतरे में थी, यकीनन खतरे में थी, और मैं हालात के हाथों फिलहाल बेदस्तुबा हो गया था। यहाँ दाखिल होते हुए लैंड रोवर साथ नहीं ला सका था, और मेरा वो तमाम अहम सामान लैंड रोवर में महफूज था जिसके जरिए मैं अपने साथियों से राब्ता कायम कर सकता। ट्रक ने जितना तवील सफर तय किया था उससे ये अंदाजा भी हो गया था कि मेरा आसानी से वापस वहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। मैं न जाने कब तक इस बारे में गौर करता रहा। बंगाना फैक्ट्री का दिफा जरूरी हो गया था, और इस सिलसिले में अब मैं जो कुछ भी कर सकता था मुझे तन्हा ही करना था। दोपहर का खाना भी तन्हा ही खाना पड़ा। लंच के लिए वही लड़की कॉर्नेल आई थी। उसने माजरत के अंदाज में कहा, मैडम का टेलीफोन मौसूल हुआ था मुझे। उन्होंने आपसे माजरत करने के लिए कहा है। कुछ अचानक काम पेश आ गए हैं उन्हें, जिनकी वजह से वो इस वक्त वापस नहीं आ सकी। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं मिस कॉर्नेल, आप तो मौजूद हैं। वो बोली, जी मैं क्या हैसियत रखती हूँ, मैं तो एक मामूली सी मुलाजिमा हूँ। मेरे आखिरी जुमले पर वो कुछ बौखला सी गई थी। मैंने कहा, मामूली क्या होता है, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका। आपको देखकर ये तसव्वुर ही जहन में नहीं उभरता कि आप खादिमा हो सकती हैं। कॉर्नेल ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर बाहर निकल गई। मुझे उसके इस खौफ पर हंसी आ गई। खाने के बाद मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। कुछ फासले पर कॉर्नेल नजर आई, मुझे देखकर चौंक पड़ी और फिर जल्दी से मेरे करीब पहुंच गई। जी कोई जरूरत है? मैंने कहा, नहीं। क्यों, क्या मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता? वो बोली, जी वो दरअसल मिस्टर इलियट कह गए थे कि आप अगर बाहर जाने की कोशिश करें तो आपको ये बता दिया जाए कि अभी हालात आपके लिए साजगार नहीं है। मैंने कहा, गोया फिलहाल मुझे यहीं कैद रहना होगा। वो बोली, अपने घर में कैद नहीं रहा जाता जनाब। मैंने कहा, बहुत खूब मिस कॉर्नेल, आपने इसे मेरा घर कैसे करार दे दिया? वो बोली, मेहमान ही सही, मेहमान काबिल एहतराम होते हैं और मुझे इखलाकन यही अल्फाज कहने चाहिए। मैंने कहा, बहुत बाअखलाक हैं मिस कॉर्नेल, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हद से ज्यादा मोहतात भी हैं। कॉर्नेल ने आहिस्ता से कहा, एक मुलाजिमा को मोहतात रहना ही चाहिए जनाब। मैंने कहा, अफसोस, न जाने क्यों मेरा दिल आपको मुलाजिमा समझने के लिए तैयार नहीं। मैंने जब से आपको देखा है। वो बोली, सॉरी सर, मैं अभी हाजिर होती हूँ। मेरा ख्याल है टेलीफोन की घंटी बज रही है। वो एक बार फिर दौड़ती हुई वहां से निकल गई। मैं सोचने लगा कि अगर इस तरह मैं इस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करूं तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा सा वक्त इंतजार में गुजार लेने में कोई हर्ज नहीं। शाम की चाय पर मैंने कॉर्नेल से कहा कि अगर मिस्टर अदील कुआरी आए तो उन्हें मेरे बारे में जरूर इत्तला दे दी जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली, आपका ये पैगाम जरूर उन तक पहुंचा दिया जाएगा सर। मैंने कहा, मेरा नाम शायद तुम्हें नहीं बताया गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विस्तोनिया। फिर जल्दी से संभल गई, जैसे ये मुस्कुराहट गलती से उसके होंठों पर आ गई हो। बेहद मोहतात लड़की थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक के रात आ गई। रात के खाने को जी नहीं चाहता था, भूख ही नहीं महसूस हो रही थी। मैंने कॉर्नेल से माजरत कर ली और इत्मीनान से अपने बेडरूम में सो गया। सुबह मुझे ड्रैगी ने आकर जगा दिया। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी हुई थी और बहुत ही बेतकल्लुफ अंदाज में उसे इतने करीब देखकर मैंने एक लम्हे के लिए बौखलाए हुए अंदाज में खोपड़ी सहलाई और उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सीने पर हाथ रख कर दबाव डाला तो मैं मुस्कुराकर फिर मसहरी पर दराज हो गया। वो बोली, तुम्हारी मुस्कुराहट बताती है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी मसरूफियत से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। अलबत्ता एक बात जरा परेशान कुन है। वो बोली, क्या? मैंने कहा, इस इमारत से मैं बाहर नहीं निकल सकता। वो बोली, ये वक्ती बात है। हम जिस तरह यहाँ दाखिल हुए हैं उससे तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि हमें अपने दुश्मनों से किस कदर मोहतात रहना पड़ता है। मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद बहुत से लोगों से तुम्हारा तारुफ करवाऊंगी। तुम्हें मुकम्मल आज़ादी होगी, प्लीज इस बात को महसूस न करना। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी मसरूफियात का क्या आलम है? बोली, बस कुछ वक्त और लगेगा, शायद एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। इलियट एक काम से गया है, वो वापस आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा, ये इमारत क्या हैसियत रखती है? वो आंखें फैलाकर बोली, मेरी रिहाइश गाह है। मैंने पूछा, तुम तन्हा रहती हो? बोली, तकरीबन, डैडी मसरूफ आदमी है। मैंने पूछा, तुम्हारे डैडी? वो जल्दी से बोली, मिस्टर अदील कुआरी। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? ये नाम तो। बोली, वो मुसलमान है। मैंने पूछा, और तुम? उसने मुस्कुराकर कहा, ईसाई। मैं अपनी माँ के मजहब पर अमल पैरा हूँ। मेरी माँ कैनेडियन थी। मैंने कहा, वेरी गुड। मिस्टर अदील कुआरी यहाँ क्या करते हैं?
वो बोली असलहा फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने ही मेरी ये ड्यूटी लगाई है। मैंने पूछा कितना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? बोली मैं तो तकरीबन 8 माह से यहाँ हूँ, अलबत्ता डैडी को कई साल हो गए। मैंने कहा तुम्हारे डैडी तुमसे मेरे बारे में नहीं पूछेंगे? बोली तो मैं उन्हें बता दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए